हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ लेते हैं कि 1 अप्रैल से 45 पार को टीका। अभी तक जो टीकाकरण हो रहा था वो 60 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के लोग थे या फिर 45 से जो ज़्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग थे उनको टीकाकरण किया जा रहा था, या फिर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जैसे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, वार्ड बॉय, इन सबको टीकाकरण किया जा रहा था। अब जिस तरीके से कोरोना लहर फिर से एक तरीके से देश में फैल रही है, कोरोना की दूसरी लहर मानी जा रही है, उसमें अब ये आवश्यक हो गया है कि जो 45 पार के लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित नहीं भी हैं, उन्हें 1 अप्रैल से उनका टीकाकरण किया जाए। इस दिशा में केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और दूसरे राज्यों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं जहां पर स्थिति ज़्यादा गंभीर है। देश में फिर से गंभीर होते हुए कोरोना संक्रमण के हालात के बीच सरकार ने टीकाकरण को लेकर बड़ा फैसला किया है। 1 अप्रैल से 45 की उम्र को पार कर चुके हर व्यक्ति के लिए टीकाकरण का रास्ता खोल दिया गया है। अभी 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ही टीकाकरण लगाया जा रहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस सुझाव के जवाब में, जिसमें उन्होंने कोरोना के ब्रिटिश वेरिएंट का जिक्र करते हुए युवाओं के लिए टीकाकरण खोलने की बात कही थी, तो जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया है कि युवा लोग को भी, यानी कि जो 25 उम्र के हैं, 30 के उम्र के हैं, उनको अभी टीकाकरण के लिए क्या व्यवस्था होगी, अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। नेक्स्ट है, भारत करता रहेगा सिंधु जल संधि के अधिकारों का उपयोग। देखिए, लगभग 2 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से सिंधु जल बंटवारे पर बैठक हुई है और ये बैठक नई दिल्ली में हुई है, जब पाकिस्तानी दल भारत यानी नई दिल्ली आया हुआ है। सिंधु जल संधि के तहत विभिन्न मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 2.5 साल बाद मंगलवार को बातचीत शुरू हुई है। दोनों देशों के लिए सिंधु आयुक्तों के बीच हो रही है बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस संधि के तहत अपने अधिकारों का संपूर्ण उपयोग करता रहेगा। वहीं पाकिस्तान को चिनाब नदी पर भारत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डिजाइन को लेकर आपत्ति है। 2 दिवसीय वार्ता में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिंधु आयुक्त पीके सक्सेना। उनके साथ सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल हाइड्रोसिटी अथॉरिटी, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन इसमें सहयोग कर रहा है। वहीं पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई उनके सिंधु आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे हैं। देखिए, अगर हम सिंधु जो जल संधि है उसकी बात करें तो ये संधि कराची में 19 सितंबर 1960 को 1960 में हुई थी और ये समझौता जो है वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य हुआ था। इसमें जो मध्यस्थता करी गई थी वो विश्व बैंक ने मध्यस्थता करी थी। और ये देखिए, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। और सिंधु नदी का जो इलाका है वो लगभग 11.2 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें जो 49% हिस्सा है वो पाकिस्तान में है, 39% भारत में है, 8% चीन में है और 6% अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ना मोरेटोरियम अवधि बढ़ेगी ना ब्याज माफ़ होगा। जिस तरीके से कोरोना काल में जो ब्याज देने की छूट दी गई थी 6 महीने की, उसमें ये कहा गया था कि आपको 6 महीने तक आप अपने ब्याज को बढ़ा सकते हैं, यानी कि माफ़ पूरी तरीके से नहीं किया जाएगा लेकिन 6 महीने तक आप उसे रोक सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद कंपनियों ने, जैसे बैंक हो गए या फिर इंश्योरेंस जिन्होंने करा रखा था, उसमें ब्याज पर ब्याज लिया जाने लगाकर भेजा गया ग्राहकों को। तो इस पर एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी गई थी और फैसला जो है वो लोगों पर ही, बैंकों पर ही आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि वह लोन मोरेटोरियम मामले में ब्याज को पूरी तरह से माफ करने या मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने का निर्देश नहीं देगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस अवधि के लिए लोन ग्राहकों से ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। जिन ग्राहकों से पहले ऐसा ब्याज लिया जा चुका है, बैंक यह रकम उनकी अगली किस्त में समायोजित करेंगे। वैसे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला दिया था और उसके मुताबिक आरबीआई भी बैंकों को आवश्यक निर्देश दे चुका है।
अधिकांश बैंकों ने इस फैसले को पहले ही लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम की अवधि को बढ़ाने को लेकर अपनी तरफ से कोई भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश अशोक भूषण की खंडपीठ ने कहा कि सरकार और आर्थिक एजेंसियों ने जो नीतियां बनाई हैं उनमें कोर्ट को बेहद जरूरी होने पर ही हस्तक्षेप करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है 50,000 रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण से 24,000 एमएसएमई को होगा फायदा। ये जो न्यूज़ है वो मेक इन इंडिया के तहत न्यूज़ है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में रक्षा क्षेत्र से जुड़े 5,000 उत्पादों के स्वदेशीकरण का प्रस्ताव रखा है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक अगले 7 से 8 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में के आधुनिकीकरण के लिए 130 अरब डॉलर यानी लगभग 9.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के टेंडर निकाले जाएंगे। इसमें 55.17 अरब डॉलर के ठेके घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को दिए जाने की संभावना है। इसका मुख्य लाभ रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एमएसएमई को मिलेगा। देश में 24,000 से अधिक एमएसएमई कंपनियां रक्षा उत्पाद की सप्लाई चेन से जुड़ी हैं। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर उच्च तकनीक वाले उत्पादों में ये कंपनियां अपना योगदान दे रही हैं। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी ईईपीसी की तरफ से एमएसएमई डिफेंस वीक के आयोजन के अवसर पर वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर एस रेड्डी ने बताया कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरण के निर्माण के लिए अब तक 460 निजी कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है कि बैंकों का एनपीए घटकर 5.70 लाख करोड़ रुपए हो गया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे बोलते हैं हम एनपीए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद को बताया कि बीते वर्ष के अंत में बैंकों का फंसा कर्ज एनपीए घटकर 5.70 लाख करोड़ रुपए रह गया है। 2 वर्ष पहले यह 8.96 लाख करोड़ रुपए था। मंगलवार को राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में राज्य मंत्री ने बताया कि एनपीए में सुधार की दिशा में 2.74 लाख करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। इसमें केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों का बैंकों को काफी लाभ मिला है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के लागू होने से भी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधरी है। इधर राज्यसभा को बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बिजली वितरकों के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ब्याज पर ब्याज छूट से सरकार पर 7,500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। देखिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मोरेटोरियम वाली न्यूज़ अभी आपने देखी, तो उससे ही रिलेटेड है ये न्यूज़ कि जो ब्याज पर ब्याज माफ़ किया जाएगा उससे सरकार पर बोझ पड़ेगा। लोन मोरेटोरियम के मामले में कर्जधारकों को ब्याज पर ब्याज से पूरी तरह से छूट मिलने से सरकार पर करीब 7,500 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इकरा की तरफ से यह अनुमान जाहिर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में पिछले वर्ष मार्च से लेकर अगस्त तक लोन मोरेटोरियम का लाभ लेने वाले सभी कर्जधारकों को ब्याज पर ब्याज से मुक्त कर दिया है। सरकार सिर्फ 2 करोड़ तक के कर्जधारकों को ब्याज पर लगने वाले ब्याज से छूट के पक्ष में थी, लेकिन कोर्ट ने अतार्किक करार देते हुए सभी प्रकार के कर्जधारकों को राहत दी है। पेट्रोल व डीजल पर जीएसटी काउंसिल से विचार विमर्श को तैयार सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में राज्य पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मसला उठाते हैं तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंगलवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पर जवाब के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सिर्फ केंद्र ही नहीं, राज्य भी पेट्रोल व डीजल पर टैक्स वसूलते हैं, इसलिए राज्यों को भी टैक्स घटाना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र को अगर 100 रुपये टैक्स से मिलते हैं तो उसमें से 41 रुपये राज्यों को दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ईंधन टैक्स को लेकर यही बातें हो रही हैं कि राज्य भी इसे फॉलो करें। अब है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है हमारा, बड़े बदलावों के दौर में संघ। और ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो लेखिका और वरिष्ठ स्तंभकार हैं अद्वैता काला। इसमें इन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए कार्यवाहक का चुनाव एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ऐसा इसलिए क्योंकि संघ के पदानुक्रम में सरकार्यवाहक दूसरे पायदान पर आते हैं। कार्यपालक की भूमिका में उनके पास संगठन के दैनिक कार्यों का दायित्व होता है।
सरकार्यवाहक के चुनाव से जुड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि वह आम सहमति से होता है। संघ की अन्य परंपराओं की तरह इसका फैसला भी पूर्ण सर्वानुमति के बाद सामूहिक निर्णय प्रक्रिया से होता है। संघ सामूहिक संकल्प से आने वाले वर्षों के लिए जो दिशा तय करता है, सरकार्यवाहक उसे उस दिशा में ले जाते हैं। 1 दिसंबर को 65 वर्ष के हो चुके दैत्रो होसबले की जड़ें कर्नाटक से जुड़ी हैं। उनका जन्म शिमोगा जिले के होसबले गांव में हुआ है। 3 भाई और 3 बहनों के उनके परिवार का संघ से जुड़ाव रहा है। संघ में होसबले दत्ता जी के नाम से लोकप्रिय हैं। वह कई भाषा बोलते हैं। संस्कृत, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी पर उनकी अच्छी पकड़ है। वह अंग्रेजी साहित्य के छात्र रहे हैं। पढ़ने का उन्हें बहुत शौक है। अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी वह अध्ययन के लिए समय निकाल ही लेते हैं। अध्ययन की अभिरुचि को उन्होंने कायम रखा हुआ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वह सुस्पष्ट विचारक हैं जिन्हें समकालीन भारत और उनके समक्ष चुनौतियों की गहन समझ है। एक समय में जब संघ में बड़ा बदलाव हो रहा है तो टीवी पर अक्सर ऐसी परिचर्चा सुनने को मिलती है कि नए सरकार वाहक के नेतृत्व में आखिर संघ कैसे बदल जाएगा। यह दरअसल संघ को लेकर सतही सोच को ही दर्शाता है। जैसे कि सरकार वाहक का चुनाव आम सहमति से होता है, उसी प्रकार संघ के निर्णय और उसे दी जाने वाली दिशा भी सर्वानुमति से तय होती है। ऐसे में संघ को लेकर परिवर्तन और नई दिशा जैसे जुमले अटकलबाजी और मनोरंजन का माध्यम मात्र ही है। अतीत में पारित किए गए संकल्पों पर दृष्टि डालना ही अगले 1 वर्ष की थाह लेने का सबसे बेहतर संकेत है। ये संकल्प अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अभिन्न अंग हैं। इसमें गठन के बाद से ही परंपरा चली आई है। इन संकल्पों में देश के समक्ष मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप संघ के विचार एवं लक्ष्य रेखांकित होते हैं। नेक्स्ट है कि सत्ता तक पहुंचे वसूली भाई। ये मुंबई का ये मामला है कि भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों और माफिया तत्वों के गठजोड़ के नतीजे कैसे होते हैं, इसका उदाहरण पेश कर रही है मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए परमवीर सिंह की वह चिट्ठी जो यह कहती है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख उस सहायक पुलिस इंस्पेक्टर के जरिए 100 करोड़ रुपए महीने मांग रहे थे जिसे मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी कार खड़ी करने और इस कार के मालिक की हत्या कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों और माफिया तत्वों के बीच गठजोड़ पुराना है। इस गठजोड़ के बारे में विस्तार से बताया गया है कि एन वोहरा की अध्यक्षता वाली समिति ने जो 1993 में गठित की गई थी, इस समिति ने करीब 100 पन्नों की रपट तैयार की थी। रॉ, सीबीआई, खुफिया ब्यूरो, नारकोटिक्स विभाग के साथ अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों की ओर से तैयार यह रपट इतनी विस्फोटक थी कि उसके चंद पन्ने ही सार्वजनिक किए गए। क्या यह संभव है कि जो काम महाराष्ट्र में हो रहा है उसे शेष राष्ट्र अछूता हो? नहीं, ऐसा नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता क्योंकि पुलिस थाने में बिकने और एसपी, डीएम सरीखे पदों पर तैनाती के लिए पैसे देने की चर्चा रह रहकर सिर उठाती है। वास्तव में इसी के चलते एक नया धंधा अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का चल निकला है। जहां भी यह धंधा चलता होगा वहां सचिन वाजे भी होंगे और अनिल देशमुख सरीखे नेता भी। राजनीतिक दलों के सहयोग, समर्थन और संरक्षण से ही यह धंधा फलता फूला है। इसे केवल वह आपराधिक गठजोड़ ही तैयार नहीं किया गया जिसका जिक्र वोहरा समिति ने किया है, बल्कि राजनीति के अपराधीकरण को भी जन्म दिया है। नेक्स्ट है टीकाकरण का लक्ष्य। आखिरकार केंद्र सरकार ने यह घोषणा कर दी कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग कोविड-19 रोधी टीका लगवा सकेंगे। अच्छा होता कि यह घोषणा थोड़ा और पहले की जाती, खासकर तभी जब यह सामने आया था कि टीकाकरण केंद्रों में पर्याप्त संख्या में लोग के ना पहुंच पाने के कारण टीके खराब होते जा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो टीके खराब होने की दर 10% से भी अधिक है। इसे देखते हुए बेहतर होगा कि 45 वर्ष की आयु सीमा को और कम किया जाता, क्योंकि भारत एक युवा आबादी वाला देश है। हालांकि किशोरावय में कोरोना संक्रमण की दर काफ़ी कम है, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि 45 वर्ष से कम आयु वालों के लिए कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा नहीं है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि युवा आबादी ही काम धंधे के सिलसिले में घरों से ज़्यादा बाहर निकलती है। उचित यह होगा कि इसकी संभावनाएं टटोली जाए कि क्या सभी आयु वर्ग के लोगों को टीका लगवाने की सुविधा दी जा सकती है। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि टीकाकरण की रफ्तार अभी धीमी ही है।
अब जब प्रतिदिन 30 लाख से अधिक टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, तब फिर कोशिश इसकी होनी चाहिए कि जल्द ही यह लक्ष्य 40 लाख और फिर 50 लाख के आंकड़े को पार करे, क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और सभी वांछित लोगों के टीकाकरण में लंबा समय लग सकता है। अब है स्पोर्ट्स पेज की न्यूज़ की अंगद गनीमत की मिक्स्ड जोड़ी को स्वर्ण पदक। भारतीय निशानेबाज गनीमत सेखो और अंगद वीर सिंह बाजवा की जोड़ी ने ISSF विश्व कप में प्रतिस्पर्धा के 5वें दिन मंगलवार को यहां स्किट स्पर्धा की मिक्स्ड टीम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर मेजबान टीम का दबदबा कायम रखा। क्वालिफिकेशन में 141 अंक के साथ शीर्ष पर रहने वाली 20 साल की गनीमत सेखो और 25 वर्ष के अंगद की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कजाकिस्तान की ओगला परानीला और अलेक्जेंडर येचुसेंको की जोड़ी को 33-29 से शिकस्त दी है। तो ये आज का 24 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।